हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल हिस्ट्री बाय निखिल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। इस वीडियो के साथ ही हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री सीरीज़ की भी शुरुआत हो जाएगी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्यों फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई, क्या इसका नतीजा निकला, क्या क्या इसके इवेंट्स थे, चेन ऑफ इवेंट्स, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस इज़ लिटिल बिट ऑट मी। सो अब इसकी इंट्रोडक्शन में बात करते हैं कि वर्ल्ड वॉर जो थी वो कितनी रिमार्केबल वॉर थी। एक सिग्निफिकेंट वॉर थी जो एंटायरली नोबल थी, अनप्रेसिडेंटेड वॉर समझी जाती है काफ़ी स्टोरियंस के द्वारा। इस वॉर की शुरुआत 1914 एंड 1918 के बीच में होती है, यानी कि 1914 में इसकी शुरुआत हो जाती है और ये वॉर ख़त्म हो जाती है 1918 में। लगभग हम देखेंगे 4 से 5 साल तक ये वॉर चलती है। इतने लंबे समय तक ये वॉर चली जिसमें कई कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, और सिर्फ यूरोपियन नहीं बल्कि चाइना, जापान जैसी एशियन कंट्रीज़ ने भी, अफ्रीका की कंट्रीज़ ने भी पार्टिसिपेट किया। भले वॉलेंट्री ना किया हो, एज अ कॉलोनी किया, लेकिन एक तरह से पूरा वर्ल्ड की मेजर जो पावर थी उन सब का हमें इस वॉर में इंटेलिजेंस देखने को मिलता है। इसलिए काफ़ी हिस्टोरियंस इसको शुरुआत में ग्रेट वॉर बोलते हैं। उनको लगता है कि हिस्ट्री में ऐसी वॉर तो कभी हुई नहीं थी और ना ही होगी। हालांकि इसके जैसी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो जाती है तो हिस्टोरियंस इसको रीनेम कर देते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एंड नेक्स्ट वाली वॉर को सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो काफ़ी हिस्टोरियंस आज अग्री करते हैं कि इन वॉर्स को हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हम देखेंगे किस तरह से इस वॉर की शुरुआत तो लोकल कॉजेज़ की वजह से हुई, लेकिन इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में पड़ा। और सिर्फ इम्पैक्ट नहीं, इसमें हम देखेंगे वर्ल्ड की कई सुपर पावर्स ने कंट्रीब्यूट किया, पार्टिसिपेट किया, अलग अलग रीजंस की वजह से। शुरू करते हैं अपने डिस्कशन को। ये जानना इसके लिए बड़ा ज़रूरी हो जाता है वो कौन सी कंडीशन थी यूरोप में, ऐसा क्या था यूरोप में 1940 से पहले कि 1940 में इतनी बड़ी वर्ल्ड वॉर हमें देखने को मिलती है जिसकी शुरुआत भी यूरोप से होती है। यूरोप 1940 से पहले काफ़ी डोमिनेंट था। इवन थ्रू आउट हिस्ट्री अगर हम बात करें, वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम पे हमें यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ने को मिलती है। हम सब जानते हैं चीज़, चाहे वो रोमन एम्पायर हो, चाहे वो रेनेसांस हो, साइंटिफिक रिवोल्यूशन हो, या फिर कोई और फ्रेंच रेवोल्यूशन, या जितनी भी रेवोल्यूशंस हैं। ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि यूरोप कितना डोमिनेंट था, और 1914 तक वो काफ़ी डोमिनेंट रहा, पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करता था। वर्ल्ड के बाकी एरियाज उसकी कॉलोनीज होते थे। और अगर पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर लें तो हम देखेंगे किस तरह से अलग अलग यूरोप की कंट्रीज जो थी उनके अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम थे। ब्रिटेन की बात कर लें तो ब्रिटेन जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की था, जहाँ पे किंग हुआ करता था लेकिन साथ ही में कॉन्स्टिट्यूशन होता था। तो किंग को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करना पड़ता था। फ्रांस की बात कर लें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद यहाँ पर डेमोक्रेसी आ गई थी। और अगर हम रशिया की बात कर लें, इन सब के इतर रशिया एकदम एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की था, जहाँ पे सारा कंट्रोल रूलर के हाथ में था, किंग के हाथ में था। हालांकि नाम के लिए यहाँ पे एक पार्लियामेंट था, ड्यूमा करके, लेकिन उसके पास उतनी पावर नहीं थी। अगर हम ऑस्ट्रो हंगरी की बात करें तो वो भी रशिया से काफ़ी सिमिलर था पॉलिटिकल सिस्टम में। ऑस्ट्रो हंगरी एक कंट्री है जर्मनी के नीचे, कंट्री आप एम्पायर बोलें इसको। ये एम्पायर भी एक एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की था, यहाँ पे किंग हुआ करते थे। वी गोइंग टू डिस्कस की केसर विलियम सेकंड यहाँ के किंग थे। ऐसे ही हम देखेंगे और हाँ, जर्मनी की बात कैसे करना भूल गए। जर्मनी जहाँ पे हम देखेंगे कि पार्लियामेंट था जिसको हम राइक्सटैग बोलते हैं, और वहाँ पे किंग भी हुआ करते थे। और साथ ही में जो पार्लियामेंट होता था वहाँ पे जो मिनिस्टर्स होते थे उनका हेड चांसलर होता था, जिसको आप प्राइम मिनिस्टर की तरह या प्राइम मिनिस्टर की इक्विवेलेंट मान सकते हैं। इस तरह का पॉलिटिकल सिस्टम इधर था। अब बात कर लें कि क्या दुश्मनी थी या कंट्रीज़ के बीच में जो हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखने को मिल रही है। दुश्मनी जो थी, हमें दुश्मनी कई कंट्रीज़ में देखने को मिलती है, जैसे कि फ्रांस और जर्मनी। इन दोनों की दुश्मनी तो अलग ही थी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दुश्मनी है। उसी तरह से फ्रांस और जर्मनी की दुश्मनी थी। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं पाते थे। जर्मनी और फ्रांस की जो दुश्मनी थी और ज़्यादा गहरी हो जाती है 1871 के फ्रैंको प्रशन वॉर के बाद। फ्रैंको प्रशन वॉर जिसमें फ्रांस ने पार्टिसिपेट किया, प्रशन मतलब जर्मनी, जर्मनी का प्रशा भी बोला जाता है। इन दोनों के बीच में वॉर होती है, और इस वॉर के बाद
जर्मनी फ्रांस के 2 इलाके उसे छीन लेता है, एल्सेक एंड लॉरेन, जिसके बाद फ्रांस तिनतना जाता है। और उसके बाद उसके दिमाग में एक ही चीज़ होती है, वह है रिवेंज, इंतकाम जर्मनी के खिलाफ। और यही रिलेशन हम देखेंगे, एक दुश्मनी की ये जो रिलेशन है, यही आगे चल कर के पूरे यूरोप को 2 हिस्सों में बांट देगी। और ये क्यों बटेगा? क्योंकि आपने सुना ही होगा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अब चूंकि फ्रांस और जर्मनी आपस में दुश्मन है, तगड़े वाले एकदम, तो जर्मनी और फ्रांस की जो दुश्मनी है, ये धीरे धीरे क्या करेंगे, एक दूसरे को मजबूत करेंगे, मतलब ये अपने आप को मजबूत करने के लिए बाकी एलाइज से ट्रीटीज करेंगे। जैसा कि हम देखेंगे, फ्रांस ने ब्रिटेन को अपने साथ लिया, रशिया को अपने साथ लिया, वैसे ही जर्मनी ने ऑस्ट्रो हंगरी को अपने साथ लिया, इटली को अपने साथ लिया। हालांकि इटली बाद में धोखा दे देता है, वो अलग बात है, लेकिन सब ने अपने अपने गुट बनाने शुरू कर दिए। एक गुट ट्रिपल अलायंस कहलाया, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी और इटली शामिल थे। हालांकि इटली बाद में इसको छोड़ देता है। और दूसरा जो था वो ट्रिपल एंटोंत था, जिसमें हम देखेंगे कि फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया शामिल थे। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, बट स्टिल आपको ये समझ में आना चाहिए कि किस तरह से गुटबाजी शुरू हो गई है पूरे यूरोप में। और ये इसलिए भी समझना जरूरी है क्योंकि अगर आप आगे देखें, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसकी शुरुआत एक प्रिंस की एसेसिनेशन के बाद होती है। यानी कि एक प्रिंस होता है ऑस्ट्रिया का, जिसकी हत्या के बाद वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाती है। हालांकि आपको लगेगा एक प्रिंस की एसेसिनेशन के बाद वर्ल्ड वॉर हो गई, पूरे वर्ल्ड में वॉर हो गई। उसकी वजह ये थी कि पूरा यूरोप जो है वो 2 कैंप्स में डिवाइडेड हो गया था। अब बस जरा सी चिंगारी की जरूरत थी, ब्लास्ट होने वाला था। और उसकी वजह ये थी क्योंकि पूरा यूरोप बट चुका है 2 ब्लॉक्स में। अगर हम बात करें फ्रांस और जर्मनी की, तो वो हमने देख लिया, लेकिन फ्रांस और जर्मनी और ब्रिटेन दोनों की दुश्मनी भी बड़ी तीखी थी। इन दोनों की दुश्मनी थी इसलिए क्योंकि ब्रिटेन एक सुपर पावर रहा और जर्मनी जो है वो एक सुपर पावर बन रहा था, एमर्ज कर रहा था, और शायद यही ब्रिटेन को पसंद नहीं आ रहा था। फ्रांस इसी दुश्मनी का फ़ायदा उठाता है और ब्रिटेन को अपनी साइड कर लेता है। रशिया जो है वो रशिया ऑस्ट्रो हंगरी से नाखुश था, सर्बिया और बाकी बाल्कन कंट्रीज़ को लेके। बाल्कन कंट्रीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, वी गोइंग टू डिस्कस दैट इवन। अब देख लेते हैं एलाइज पावर और सेंट्रल पावर कौन कौन थे। ब्रिटेन, फ्रांस एलाइज पावर में थे। रशिया भी इसी में था, लेकिन वो दिसंबर 1917 को वॉर छोड़ देता है क्योंकि वहाँ पे रशियन रेवोल्यूशन हो जाती है। इटली जो है वो इसको एंटर करता है 1915 में। देखा था ना हमने अभी, इटली जर्मनी की साइड था लेकिन उसने भी साइड चेंज कर ली। यूएसए एंटर करता है इसमें बहुत लेट 1917 में, हालांकि उसके एंट्री से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। जापान, सर्बिया, बेल्जियम, रोमानिया भी इसी साइड होते हैं। सेंट्रल पावर्स की बात करें तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, टर्की जो कि नवंबर 1914 में ज्वाइन करता है, और बल्गारिया ज्वाइन करता है इसको अक्टूबर 1915 में। इन दोनों के बीच में ये थे 2 ऑपोजिंग साइड्स जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा मुझे ये भी बताइए, चाइना कौन सी साइड में था? आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, चाइना कौन सी साइड में, अलाइज पावर की तरफ या सेंट्रल पावर की तरफ? जापान का आप साफ साफ देख सकते हैं वो अलाइज पावर की तरफ है। और ये भी ध्यान रखिएगा, जापान और चाइना दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े वाले दुश्मन हैं, बिल्कुल इंडिया और पाकिस्तान की तरह। एनीवे, अब बात कर लेते कौन कौन सी पर्सनालिटीज़ थी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहला है बिस्मार्क, जो कि जर्मनी के चांसलर थे। इन्होंने ही जर्मनी की फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी तैयार की थी। इसके बाद जर्मनी के रूलर जो थे केसर विलियम सेकेंड। उसके अलावा है फ्रांसिस फर्डिनेंड, ये थे ऑस्ट्रिया के प्रिंस, आर्क ड्यूक कह सकते हैं आप ऑफ ऑस्ट्रिया हंगरी, जिनकी हत्या की गई थी और इसके बाद ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी। इसके अलावा वुडरो विल्सन यूएसए के प्रेसिडेंट थे। लॉयड जॉर्ज जो कि प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, और जॉर्ज क्लेमेंसो प्राइम मिनिस्टर थे फ्रांस के। अब बात कर लेते हैं हम इवेंट्स जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होती है। पहला इवेंट था, अच्छा ये इवेंट्स ध्यान रखिए क्योंकि वर्ल्ड वॉर कब हो रही है, 1940s में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू होती है, 1914 में, 1914 में। और 1914 से पहले टिक 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 एक घड़ी आप इमेजिन कर सकते हैं। आप रिवर्स में जाएंगे, देखिए यहाँ पे भी क्रोनोलॉजी
आप देख पाएंगे। ये 4 इवेंट्स तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, मोरक्को, बोस्निया, एगेडिर एंड उसके अलावा ये भी रहे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, आप देख पा रहे होंगे। हम शुरू से बात करते हैं। पहला मोरक्कन क्राइसिस जो कि 1905 और 6 के बीच में हुआ। इसमें क्या हुआ, मोरक्को जो कि एक कंट्री है अफ्रीका की, ये एक मुस्लिम कंट्री है और इसकी लोकेशन यूरोप से बहुत करीब में है। स्पेन एंड पोर्चुगल के एकदम नीचे ही आप देखेंगे इसको, यानी कि नदर्न अफ्रीका में आप इसको पाएंगे। इस कंट्री के ऊपर इसलिए लड़ाई शुरू हुई क्योंकि, और लड़ाई किसके बीच में, फ्रांस और जर्मनी के बीच में लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि वो दोनों चाहते थे इसको कंट्रोल करना, इस पर कब्जा करना। पूरे अफ्रीका को तो उन्होंने बांट लिया था, बस यही कंट्री रह गई थी, तो इस पर इनकी लड़ाई शुरू हो गई। तो पूरा अफ्रीका जो है, जिसको हम स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका भी बोला जाता है, जिसमें अफ्रीका को टुकड़ों टुकड़ों में बांटा गया। क्यों? क्योंकि इंपीरियलिज्म फैल रहा था। हर यूरोपियन कंट्री चाह रही थी ज़्यादा से ज़्यादा अफ्रीका, एशिया के कंट्रीज उनके झोली में आए, उनके पास आए, ताकि उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल वो अपने फ़ायदे के लिए कर सकें, कैपिटलिज्म के लिए। इसलिए मोरक्कन क्राइसिस हुआ। इसके बाद बोस्निया क्राइसिस हुआ। बोस्निया क्राइसिस को थोड़ा समझ लेते हैं। बोस्निया टर्की का एक कॉलोनी था, आप कह सकते हैं। कॉलोनी मतलब टर्की ने बोस्निया पे कब्जा किया हुआ था। अब टर्की ने जब बोस्निया पे कब्जा किया हुआ था, लेकिन एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ बर्लिन। इस ट्रीटी के बाद बोस्निया जो है, बोस्निया का जो एडमिनिस्ट्रेशन का पावर है वो ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर को दे दिया। हालांकि बोस्निया जो है वो पार्ट रहा टर्की का ही, लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेशन का पावर दे दिया ऑस्ट्रो हंगरी को। लेकिन ऑस्ट्रो हंगरी ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए बोस्निया पर कब्जा कर लिया, और ये वाली बात रशिया को पसंद नहीं आई, और रशिया ने इसके लिए ऑस्ट्रो हंगरी से एक वॉर किया। तो रशिया क्यों वॉर में आया? क्योंकि देखिए, बोस्निया, सर्बिया, यहाँ पे स्लाव्स रहते हैं, स्लाव्स रशिया में भी रहते हैं, तो एक कहीं ना कहीं पर्सनल अटैचमेंट था रशिया को बोस्निया और सर्बिया से। तो अगर कुछ भी हो रहा है तो रशिया यहाँ आ रहा है, ये ध्यान रखिए। इसी वजह से वर्ल्ड वॉर हो रही है, ये आपको ध्यान रखना। ओके, सो बोस्निया, सर्बिया, यहाँ पे स्लाव्स रहते थे और स्लाव से एक बड़ा अटैचमेंट था रशिया को। तो अगर यहाँ कुछ होता था तो रशिया आता था। और यहाँ पे कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑस्ट्रो हंगरी इनको परेशान कर रहा है। तो ऑस्ट्रो हंगरी और रशिया एक तरह से आमने सामने आ रहे हैं। आगे देखेंगे थर्ड, एगेडिर क्राइसिस। ये मोरक्को का ही सेकंड फॉर्म है। एगेडिर बेसिकली एक पोर्ट है मोरक्को का। यहाँ पे जर्मनी को ये लगा कि फ्रांस जो है वो यहाँ पे कब्जा ना कर ले, इसलिए वो अपनी गन बोट्स भेजता है और दोनों के बीच में क्लैश होता है। तो कहीं ना कहीं आप इसे मान सकते हैं सेकंड मोरक्कन क्राइसिस, इसे सेकंड मोरक्कन क्राइसिस भी बोला जाता है। इसके बाद हमारा फोर्थ इवेंट है फर्स्ट बाल्कन वॉर, जो 1912 में हुआ। इस वॉर में जो बाल्कन कंट्रीज थी, जिसमें सर्बिया, ग्रीस, मोंटेग्रो, बल्गारिया, ये सारी इकट्ठा होके टर्की पर अटैक करती हैं, और टर्की पर अटैक करके उससे उसके काफ़ी कंट्रीज छीन लेती हैं, जैसे कि हमने देखा बोस्निया और ये सब। तो आपको इसके लिए मैप क्लियर होना चाहिए। काफ़ी कंट्रीज़ के तो नाम आपने नहीं सुने होंगे, तो आप प्लीज़ मैप जा करके देखिए ज़रूर से, अदरवाइज़ कंफ्यूजिंग लगेगा आपको ये। तो टर्की जिसने कब्जा किया था बहुत सारे बाल्कन कंट्रीज़ पे, बाल्कन कंट्रीज़ मिल करके उससे टर्की को हरा देती हैं और उनको आपस में बांट लेती हैं। हालांकि फिर एक और बार यहाँ पे देखिए सेकंड मोरक्को क्राइसिस लिखा हुआ है 1913 का, लेकिन ये सेकंड मोरक्कन क्राइसिस नहीं, यहाँ पे सेकंड बाल्कन वॉर आएगा। वो गलती से हो गया है, तो आप इसको करेक्ट कर लें प्लीज़। अच्छा, तो सेकंड बाल्कन वॉर है ये। अब सेकंड बाल्कन वॉर में क्या हुआ, जो अभी हमने देखा ना फर्स्ट बाल्कन वॉर का, सेकंड बाल्कन वॉर में बहुत सारी कंट्रीज थी जैसे बल्गेरिया और सर्बिया। जब उन्होंने लड़ाई करके जो जो कॉलोनीज जीती थी, उनको लगा कि वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो वो वापस से लड़ने लगे। तो सेंटर आप कह सकते हैं बाल्कन है इसका, और इसलिए बाल्कन्स का मैप जरूर से देखिए, जैसे सर्बिया और बोस्निया, इन सबको तो ढंग से देख लें। अच्छा, अब बात कर लेते हैं उस किंग की जिसकी डेथ के बाद, यानी कि उसके एसेसिनेशन के बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है। और वो कौन थे? वो थे फ्रेंच फर्डिनेंड। फ्रेंच फर्डिनेंड ऑस्ट्रो हंगरी के प्रिंस थे, किंग नहीं थे। किंग तो और केसर विलियम सेकंड थे, ये प्रिंस थे। प्रिंस मतलब होने वाले किंग। अब ये गए हुए थे यहीं बाल्कन कंट्रीज़ में विजिट करने, और यहीं पे बाल्कन कंट्रीज़ के जो नेशनलिस्ट थे, जो चाहते थे कि बाल्कन कंट्रीज़ को ऑस्ट्रो हंगरी के चंगुल से आज़ाद करा के एक नया
अखंड राष्ट्र बनाया जाए, जिसे वो यूगोस्लोवाकिया बोलते थे, वो बनाने के लिए वो चाहते थे कि ऑस्ट्रो हंगरी उधर से अपना जो जो कब्जा किया हुआ था बाल्कन्स पे, उससे पीछे हट जाए और उसको आज़ाद कर दे। और वहाँ के जितने भी ये लोग थे, उन्होंने ऑस्ट्रो हंगरी को ये याद दिलाने के लिए क्या किया, उनके प्रिंस को मार डाला, फ्रेंच फर्डिनेंड को। तो फ्रेंच फर्डिनेंड जो कि ऑस्ट्रो हंगरी के प्रिंस थे, ऑस्ट्रो हंगरी के प्रिंस को मार दिया किसने, बाल्कन्स के आप नेशनलिस्ट भी बोल सकते हैं उनको और टेररिस्ट भी बोल सकते हैं। उन्होंने फ्रेंच फर्डिनेंड को मार दिया, जिस बात से बौखला गया ऑस्ट्रो हंगरी, और ऑस्ट्रो हंगरी का एक गुस्सा फूट पड़ा सर्बिया पे और जितनी भी बाल्कन कंट्रीज थी। तो आप ये ध्यान रखें 28 जून 1940 को जो फर्डिनेंड है उसकी डेथ होती है। उसके तुरंत एक महीने बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कर देता है ऑस्ट्रो हंगरी, सर्बिया और बाकी बाल्कन कंट्रीज पे अटैक करके। तो जैसे ही ऑस्ट्रो हंगरी सर्बिया पे अटैक करता है, सर्बिया रिक्वेस्ट करता है रशिया को कि वो उसकी मदद करे, और रशिया तो मदद करेगा ही, क्योंकि रशिया में भी स्लाव्स रहते हैं और सर्बिया में भी स्लाव्स रहते हैं, एक पर्सनल अटैचमेंट है। तो रशिया इस वॉर में टूट पड़ता है। तो रशिया टक्कर लेता है ऑस्ट्रो हंगरी से। ऑस्ट्रो हंगरी और रशिया आमने सामने आ जाते हैं, किसको लेकर के, बाल्कन कंट्रीज को लेकर के। अब ऑस्ट्रो हंगरी जो है वो अपनी मदद के लिए बोलता है जर्मनी को, क्योंकि उन्होंने ट्रीटी की हुई थी आपस में। रशिया बोलता है फ्रांस और ब्रिटेन को, क्योंकि उन्होंने आपस में ट्रीटी की हुई थी। इस तरह से हम देखेंगे बाल्कन्स के चक्कर में ऑस्ट्रो हंगरी और जर्मनी एक तरफ हो गए, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस दूसरी तरफ, और ये आपस में लड़ने लगे। और फिर ये वर्ल्ड वॉर कैसे बनी, अभी तक तो यहाँ यूरोपियन कंट्रीज है ना, ये वर्ल्ड वॉर ऐसे बनी क्योंकि जापान भी इसमें शामिल हो गया, टर्की भी इसमें शामिल हो गया, और चाइना वो भी इसमें शामिल हो गया, और इंडिया और बाकी अफ्रीकन कंट्रीज जो कि इन कंट्रीज के गुलामी थे वो भी शामिल हो गए। तो ये सारी चीज़ें हुई और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई। अब हम देखेंगे क्या कारण है। देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा क्यों मारा सर्बियन नेशनलिस्ट लोगों ने उनको, ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस को, क्योंकि वो आज़ादी चाहते थे। तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है ये क्यों, नेशनलिज्म की वजह से। इसके अलावा ये नेशनलिज्म तो था ही सर्बिया और बाल्कन कंट्रीज़ का, जो चाहते थे यूगोस्लोवाकिया बने, लेकिन जर्मनी और फ्रांस के बीच में भी तो नेशनलिज्म था, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका कंट्री एक दूसरे से बेहतर हो। फ्रांस चाहता था जर्मनी से बेहतर फ्रांस हो, और जर्मनी चाहता था फ्रांस से बेहतर जर्मनी, और सुपीरियोरिटी की एक जिंगुइज्म, हाइपर नेशनलिज्म, एग्रेसिव नेशनलिज्म हमेशा खतरनाक होता है। एंड इस बारे में मैं एक बात बोलना चाहूँगा, रोमिला थापर मैम को कोट करना चाहूँगा। वो बोलती हैं कि किस तरह से नेशनलिज्म एक ओपियम की तरह है, और नेशनलिस्ट लोगों जो है इसका इस्तेमाल बड़े लोगों को तोड़ने के लिए करते हैं। नेशनलिज्म कैन नॉट बिकम द सिंबल ऑफ यूनिटी। इंटरनेशनलिज्म एक फीलिंग है जो पूरी दुनिया को जोड़ सकती है। एनीवे, कॉलोनियल राइवलरी अभी हमने देखा, बाल्कन कंट्री नहीं, बाल्कन नहीं, मोरक्को और बाकी जितनी भी, चाइना पर पूरा कब्जा कर लिया है, पूरा अफ्रीका को बांट दिया टुकड़ों टुकड़ों में, इंडिया पर कब्जा किया। क्यों कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को कब्जा करने के लिए। और ये सब क्यों कर रहे हैं, कैपिटलिज्म की वजह से। पूंजीपति अपनी जेब में पैसा रखना चाह रहे थे, वो चाह रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि अब यूरोप की जो मार्केट है जो कि सैचुरेटेड हो गई थी, वो चाहते थे बाकी मार्केट्स को भी एक्सप्लोर करें और बाकी जगह भी यूरोपियन गुड्स को भर दें और प्रॉफिट उनकी जेब में चला जाए। तो ये कैपिटलिज्म भी एक बहुत बड़ी वजह था। कैपिटलिज्म की वजह से कॉलोनियल राइवलरी हो रहा है, और यही नेशनलिज्म भी है, हम देखेंगे कहीं ना कहीं। ये तीन वजह हैं। और अगर हम चौथी वजह की बात करें, इकोनॉमिक राइवलरी, तो जर्मनी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, इकोनॉमिक पावर हो रहा था, तो शायद ब्रिटेन को ये पसंद नहीं आ रहा था, और इसलिए उसने बाकी कंट्रीज़ के साथ अपनी ट्रीटीज़ की, जर्मनी को नीचे करने के लिए, या बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए। इकोनॉमिक राइवलरी भी हो रही थी। कैपिटलिस्ट चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, कैपिटलिस्ट लोग चाहते थे कि ये वॉर हो, क्योंकि उनकी जेब में पैसा जाएगा जब वेपन्स बिकेंगे, इक्विपमेंट्स बिकेंगे उनके, और इसलिए आम लोगों को तो फ़र्क नहीं पड़ता ना वोट से। उनको क्या फ़र्क पड़ेगा नेशनल इंटरनेशनल इशू से। ऐसे में फ़ायदा किसको हो रहा था, पूंजीपतियों को, जेब जिनकी भर रही थी।
इकोनॉमिक राइवलरी एक बहुत बड़ा रीज़न था इसमें। पांचवा रीज़न है मिलिट्री कंपटीशन। ऑब्वियसली मिलिट्री कंपटीशन, हर कंट्री चाह रही है कि उसके पास बेटर इक्विपमेंट्स हो, बेटर मिलिट्री पावर हो, स्टैंडिंग आर्मी हो, ये सब चाह रहे थे। इस वजह से इसने क्या किया, वॉर को और ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव बना दिया, और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। और जो छठा है हमारा वो है सिस्टम ऑफ अलायंस। अभी हमने देखा ये वॉर थी तो एक लोकल वॉर, मतलब इशू जो था वो एक लोकल इशू था तो बाल्कन कंट्रीज़ का ही ना। अगर ऑस्ट्रो हंगरी उसको आज़ाद कर देता तो शायद ये ना होता। और अगर ऑस्ट्रो हंगरी और सर्बिया के बीच में या बाल्कन कंट्रीज़ के बीच में लड़ाई होती तो उन दोनों के बीच में ही होती। लेकिन सिस्टम ऑफ अलायंस यानी कि हमने देखा जर्मनी के साथ ऑस्ट्रो हंगरी का गठबंधन था, इसलिए जर्मनी भी वॉर में आ गया। सर्बिया रशिया सर्बिया की वजह से, और रशिया की वजह से ब्रिटेन और फ्रांस है, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस से रशिया का गठबंधन था, ट्रीटी थी, अलायंस था। तो सिस्टम ऑफ अलायंस की वजह से मैं ये बोलूँगा कि ये जो लोकल वॉर थी आप कह सकते हैं ये ग्लोबल बन गई। हाँ, कम से कम यूरोपियन तो बनी। सिस्टम ऑफ अलायंस क्या है जिसकी हम बात करें, 1882 में एक सीक्रेट मिलिट्री पैक्ट साइन किया जाता है इटली, ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी के बीच में। इसी को ट्रिपल अलायंस बोला जाता है। हालांकि बाद में इटली इसमें से निकल जाता है। और अगर ट्रिपल अलायंस की बात करें तो ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया इसमें थे। तो ये दोनों कंट्रीज़ थी। अब बात कर लेते हैं हमारे इस वर्ल्ड मैप की। आप देख सकते हैं वर्ल्ड मैप, दिस इज़ मी हिस्ट्री बाय निखिल एनीवे। सो बेसिकली यू नो इस पूरे वर्ल्ड में हम देखेंगे कैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट फैली और क्यों इसे वर्ल्ड वॉर बोला जाता है। अब वर्ल्ड वॉर का रेपरकशन क्या हुआ कि जर्मनी ने सरेंडर किया, 1918 में पीस ट्रीटी साइन की गई, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसके बाद जर्मनी के ऊपर वर्साइल्स ट्रीटी में बहुत बड़ा फाइन थोपा गया। इसके बाद रशिया में रेवोल्यूशन हुई, नाजी हिटलर हमें देखने को मिला, मतलब जर्मनी में हमें हिटलर का राइज देखने को मिला, लीग ऑफ नेशन आया, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, वो सारी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि करके। फ़िलहाल के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, कमेंट करिए आपको कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की वीडियोस के लिए। थैंक यू।